तो हेलो गाइस, आज हम एक न्यू एज मानवा को एक्सप्लेन करेंगे। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अलार्म बंद करके बिस्तर से उठता है। पीछे से उसको आवाज़ आती है डेड, और वो जब चादर को हटाता है तो उसको दिखती है एक लड़की की पेंटी, और जब वो पूरा चादर हटाता है तो एक लड़की जिसने बिकनी और पेंटी पहन रखी थी वो उसके साइड में सो रही थी। एमसी उसे देखकर शर्माना स्टार्ट कर देता है। वो बंदा नाश्ता बनाता हुआ कहता है, युंजी क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी? तो युंजी पेंट को पहनकर बालों को पीछे करती हुई कहती है, अगर मैं दौड़ने के बाद कुछ खा लूँ तो मुझे अंदर से अच्छा महसूस होगा। तो वो खाना पकाते हुए कहता है, तुम्हारी उम्र में नाश्ता छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें जाने से पहले थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। लेकिन युंजी अचानक उसके साइड में आ जाती है और कुछ निकालती हुई कहती है, मुझे बस थोड़ा सा ही पैक करो, मैं इसे बाद में खा लूंगी। फिर वो अपनी जैकेट पहनकर गेट पर जूते पहनती हुई कहती है, मैं जा रही हूँ। एमसी शांति से उसे जाता हुआ देखता है। उसी समय गाइज एमसी का हो जाता है खड़ा, जिसे देखकर वो शर्माने लग जाता है और परेशान होता हुआ कहता है, मैं अभी पागल हो जाऊंगा। फिर एमसी अपने बारे में बताता है, सियोल शहर में रहने वाला मैं हूँ, 30 साल का आदमी। मेरा नाम है किम तियांग, जिसे गीसे ओंग ग्रुप का चीफ मेरे बिजनेस कार्ड पर लिखा है। किम तियांग, जिसने ब्रिटेन और नॉर्वे के साथ समझौता कर हस्ताक्षर किए। मैंने समाज में जीवित रहने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। यह वो प्रोफाइल है जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। फिर हमें कुछ एम्प्लॉयज को एमसी के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है कि वो हमारे साथ रात में क्यों नहीं रुकता। वो हमेशा छुट्टी लेकर घर जल्दी चला जाता है। शायद कौन जानता है कि वो अपने से उच्च अधिकारियों की चापलूसी करके इतना आगे गया होगा। फिर हमें एमसी को जिम के अंदर दिखाया जाता है ट्रेनिंग करते हुए, जो बताता है, मैं लोगों को संख्याओं के रूप में देखने की कला में निपुण हो गया। मैंने उन लोगों के साथ टीम बनाई जिसके पास बहुत बड़े कनेक्शन है। लोगों को मैनेज करना ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसने मुझे रोक लिया, भले ही वो कुछ क्षण के लिए ही क्यों ना हो। मेरे पास एक ठोस फाउंडेशन है और स्थिर जीवन, लेकिन ये सब कुछ वर्षों के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। जब मेरी भाभी का फोन आया, मेरा जीवन डगमगा गया। फिर हमें एमसी को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि युंजी की मदर का था। वो कहती है, कोरियन यूनिवर्सिटी तुम्हारे घर के पास ही है। उस मामले में युंजी आपके घर रह सकती है क्या? मुझे एहसान मांगने में बुरा लग रहा है, क्योंकि जब मैं आपसे आखिरी बार मिली तब से काफी समय बीत गया। इसलिए भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, क्या आप उसे अपने साथ रख सकते हैं? फिर एमसी गेट को खोलता है तो बाहर यूंजी खड़ी थी। वो शर्माती हुई कहती है, आपसे मिले काफी समय हो गया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और यूंजी बैठे हुए थे। पीछे से उसकी मदर आती हुई कहती है, ये तुम्हारे डैड नहीं है, ये तुम्हारे अंकल है। तो यूंजी कहती है, क्या मेरे अंकल मेरे डैड की तरह नहीं? डैड करना ज्यादा आरामदायक लगता है। तो उसकी मदर कहती है, फिर भी तुम उसे ऐसा नहीं कर सकती। यदि तुम उसको ऐसे नाम से बुलाओगी तो दूसरे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। फिर वो एमसी से कहती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो एमसी भी शर्माता हुआ कहता है, हाँ। फिर हमें युंजी को दिखाया जाता है, जो कहती है, अब से आप मेरी देखभाल करेंगे। तो एमसी भी कहता है, हाँ। लेकिन गाइस उस समय एमसी की भाभी की शक्ल युंजी से मेल खा रही थी। फिर एमसी युंजी को कमरा दिखाते हुए कहता है, अब से ये तुम्हारा कमरा है। तो वो भी कहती है, मैं समझ गई। लेकिन एमसी जाता हुआ अपने मन में सोचता है, मुझे अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है, और विशेष रूप से जिस शरारती लड़की को मैं जानता था उसकी जगह शांत रहने वाली 20 वर्ष की महिला आई। मुझे यकीन नहीं था उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। फिर एमसी उससे कहता है, तुम पूरा मांस खा रही हो लेकिन लीवर नहीं। तो वो कहती है, मैं उसे नहीं खाती। तभी एमसी कहता है, ये खाना एकदम संतुलित है, इसलिए कुछ भी मत छोड़ो, पूरा खाओ। तो वो कहती है, मैं अपनी डाइट का ध्यान स्वयं रख लूंगी। इससे तो गाइज एमसी का ही पोपट हो चुका था। वो बताता है, मेरी भतीजी दिन भर ऐसा ही व्यवहार करती है, लेकिन एक बार मैं बिस्तर पर जाऊं तो वह चुपचाप मेरे बगल में लेट जाती है
और सो जाती है। लेकिन समस्या ये है, एक जवान लड़की और उसकी खुशबू। फिर एमसी बिस्तर से उठता हुआ अपने मन में सोचता है, जिस इंसान ने डिसिप्लिन वाला जीवन जिया था, अब वो अपनी भतीजी के साथ एक ही बिस्तर को बाँट रहा है, जो अपनी माँ की तरह दिखती है। तभी एमसी उसके सर पर हाथ रखता है और सोचता है, ये एक असहनीय रूप से उत्तेजित करने वाला अनुभव है। फिर हमें उस यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युंजी दौड़ लगा रही थी। टीचर्स उसे देखते हुए कहते हैं, उसके पोस्चर में बहुत सुधार आया है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। हो सकता है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, लेकिन वो सचमुच एक मेहनती लड़की है। तभी युंजी उसके मोबाइल के पास आ जाती है, तो उस पर एमसी का मैसेज आता है, तुम अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में ही हो ना? जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझसे संपर्क करें, मैं तुम्हारा कैंपस के पास ही इंतजार करूंगा। फिर हमें उन दोनों को गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है। एमसी पूछता है, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? तो युंजी कहती है, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, इससे मेरा रूटीन खराब होगा। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, वह हमेशा एक ही समय पर घर पहुंचती है। मैंने उसे पहले कभी देर से आते हुए नहीं देखा। अपनी दिनचर्या का सख्ती से पालन करना, हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है क्योंकि वह कॉलेज में है, उसके पास कई चीजें होगी जो वो करना चाहती है। तभी एमसी को अपने घर के गेट पर एक बॉक्स दिखता है। वो उसे उठाकर देखता हुआ कहता है, क्या मैंने कुछ ऑर्डर किया था? तो युंजी उसे छीनती हुई कहती है, ये मेरा है। और गाइज, उस बॉक्स के अंदर था एक वाइब्रेटर जो कि नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही चुप हो जाते हैं। उसे देखकर एमसी कहता है, एक वाइब्रेटर, ये तुम्हारा है? ये सुनकर तो युंजी शर्माने लग जाती है और उस वाइब्रेटर को लेकर घर के अंदर भाग जाती है। फिर अपने कमरे का गेट बंद कर लेती है। तभी एमसी एक लेटर लिखता है कि मैं अपने पैकेज का इंतजार कर रहा था, मुझे लगा कि ये मेरा है और मैंने गलती से उसे खोल दिया, मुझे माफ करना। और वो उस लेटर को देखता हुआ अपने मन में सोचता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं लगा था कि वो इन चीजों में रुचि रखती है। तभी हमें युंजी को दिखाया जाता है, जो उस वाइब्रेटर को देखती हुई शर्मा रही थी। एमसी उसके कमरे के बाहर आकर कहता है, रात का खाना कैसा रहेगा? तो वो कहती है, मैं नहीं खाऊंगी। तो एमसी कहता है, तुम्हें कल भी ट्रेनिंग में दौड़ लगानी है, तो मैं कुछ हल्का बनाऊंगा। तो वो चिल्लाकर कहती है, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। युंजी दबे पांव कमरे से बाहर आती है और अपने खाने को टेबल पर रखा देखती है। इस बीच उसे भूख भी लग रही थी और वो जैसे ही अपने टिफिन बॉक्स को उठाने वाली होती है, एमसी उससे कहता है, मैंने खाना ज्यादा पैक किया है क्योंकि तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया। हालांकि तुम्हें हर बात के लिए मुझसे खुलना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम हर बात मन के अंदर भी मत रखो। कोई भी समस्या हो, मुझे खुलकर बताओ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये सुनकर तो युंजी शर्माने लग जाती है और अपना लंच बॉक्स लेकर भाग जाती है। एमसी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, मैं परेशानी में हूँ, ऐसे तो वो एक शब्द भी नहीं बोलेगी। फिर एमसी बताता है, उस दिन के बाद उस अजीब स्थिति को तोड़ने के लिए मैं उसकी हर हरकत में उसका साथ देने लगा, चाहे वो हो सकता है कि वो कुछ हद तक गलत भी हो। तभी युंजी एमसी के कमरे के अंदर आती है और उसके बिस्तर पर चढ़कर उसका मेन पार्ट को देखने लग जाती है। और गाइज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगले एपिसोड में क्या होगा, तो आप समझ जाना। ओके, बाय बाय।